जू का सबसे बड़ा दुश्मन अडोल्फ आइकमैन को पकड़ने के लिए मोसाद एड़ी चोटी का जोर लगाती है और कड़ी मेहनत के बाद सफल भी हो जाती है। कैप्चर ऑफ अडोल्फ आइकमैन पर हमने जबरदस्त वीडियो रिलीज किया था जिसे आप लोगों ने खूब पसंद किया। क्या था वो मिशन और किस स्ट्रगल के साथ मोसाद ने उसे एग्जीक्यूट किया सफलतापूर्वक, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में जाकर लिंक पर क्लिक कर वीडियो अवश्य देखें। खैर, अडोल्फ आइकमैन को अर्जेंटीना के ब्यूनस एरिस में अभी मोसाद एजेंट से पकड़ा ही था कि मोसाद चीफ आइजर हरेल को एक इंपॉर्टेंट इंटेल मिलती है। उस इंटेल के अनुसार जू का एक और दुश्मन नाजी क्रिमिनल डॉक्टर जोसेफ मेंगल, जिन्हें एंजल ऑफ डेथ कहा जाता था, वह अभी ब्यूनस एरिस में छिपे थे। यह नाजी क्रिमिनल डॉक्टर जोसेफ मेंगल ही था जिसने ऑटश्विट्ज गैस चेंबर में अपने हाथों से हजारों जू को तड़पाकर मारने का काम किया था। मोसाद चीफ आइजर हरेल ने अडोल्फ आइकमैन को अभी इजराइल पहुंचाया ही था कि वे चाहते थे कि डॉक्टर जोसेफ को भी वे इजराइल पकड़कर लाएं। मोसाद चीफ आइजर हरेल ने इजराइल प्रधानमंत्री बेन गुरियन से रिक्वेस्ट की कि वे डॉक्टर जोसेफ को लाकर इजराइल और जू को एक और तोहफा देना चाहते हैं। बस वे चाहते हैं कि अडोल्फ आइकमैन इजराइल पहुंचाया जा चुका है, इस बात को मीडिया से कुछ दिन तक छिपा कर रखें। परंतु दूसरी तरफ प्रधानमंत्री बेन गुरियन के लिए यह मुमकिन न था। अडोल्फ आइकमैन के गायब होने के बाद ही पूरे अर्जेंटीना में नहीं परंतु विश्व के कोने कोने तक यह बात फैल गई। अर्जेंटीना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया था। ऐसे में आइजर हरेल का एक और ऑपरेशन पूरी तरह से फेलियर ही होगा। प्रधानमंत्री बेन गुरियन ने तुरंत मोसाद चीफ को वापस बुलाया। अडोल्फ आइकमैन को इजराइल में मौत की सजा हुई, इस बात की खुशी आइजर हरेल को थी, परंतु अपने एक और टारगेट डॉक्टर जोसेफ के इतने पास पहुंचकर उसे खो देने का दुख भी था। मार्च 1962 आइजर हरेल को प्रधानमंत्री बेन गुरियन का तत्कालिक बुलावा आया। आइजर हरेल वहां पहुंचते ही एक ड्रिंक के साथ वेलकम किए जाते हैं। बेन गुरियन और आइजर हरेल की बॉन्डिंग टाइट थी। आइजर हरेल वहीं दूसरी तरफ बेन गुरियन के अचानक बुलावे का कारण जानना ही चाहते थे कि प्रधानमंत्री बेन गुरियन बोल पड़े, टेल मी, कैन यू फाइंड द चाइल्ड? यस, वी नीड हिम अर्ली एज पॉसिबल। इजराइल नीड्स हिम अर्ली एज पॉसिबल। मोसाद आगे चलकर अपने इतिहास का सबसे खतरनाक व थका देने वाला मिशन को अंजाम देने वाला था। कौन था यह बच्चा जिसे ढूंढने के लिए इजराइल पुलिस भी नहीं पर मोसाद को कमर कसना पड़ा? बड़े से बड़े आतंकवादी को गिराने वाला मोसाद आखिर एक बच्चे को ढूंढने के लिए कैसे परेशानियों का पहाड़ झेलने वाला था, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। वह बच्चा दरअसल लापता था और उसे लापता उसके नाना ने किया था। यह बच्चे का नाम योसेल शुमाकर था। योसेल जब से लापता हुआ तब से इजराइल में ऑर्थोडॉक्स जू और सेक्युलर जू के बीच गजब का तनाव पाया गया। ऐसा क्यों हुआ, यह जानने के लिए 2 साल पीछे जाना होगा जब से योसेल गायब हुआ। योसेल बेहद खूबसूरत व आकर्षक बच्चा था। उसकी बस एक ही गलती थी कि उसने गलत माँ बाप चुने, ऐसा उसके नाना जी नामाक स्टार्क्स का कहना था। सबसे पहले आप सभी दर्शकों का परिचय नामाक स्टार्क्स से कराना जरूरी है, जिनकी वजह से सारी भसड़ हुई। नामाक स्टार्क्स बेहद टफ और स्टबन व्यक्ति थे। उनका अप्रोच बेहद कड़क व किसी के सामने हार व न झुकने वाले व्यक्ति की थी। उनके टफनेस का आलम यह था कि उन्हें केजीबी भी न तोड़ पाई। यहां तक साइबेरिया में स्थित सोवियत लेबर कैंप्स, जिनकी सख्ताई, टॉर्चर व ठंडी अच्छे को हरा देती है, उस साइबेरिया कैंप तक नामाक स्टार्क का कुछ बिगाड़ न पाई। यहां तक उन्होंने अपनी एक आंख और पैर की 3 उंगलियां तक खोई, परंतु उन्हें फिर भी कोई तोड़ न पाया। हाँ, उनकी सोवियत प्रति घृणा बढ़ती गई और वह घृणा अपने चरम पर पहुंची साल 1951 में, जब उनके बेटे को कुछ सोवियत लफंगों ने मौत के घाट उतारा। अपने दर्द व घृणा को दिल में दबाकर वे अपनी पत्नी, 2 लड़के शैलोम और ओविडिया के साथ अपनी बेटी आइडा को लेकर पोलैंड में सेटल हुए। वहां उनकी बेटी आइडा ने एक टेलर से शादी की। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए। उनमें से एक 1953 में जन्मे बच्चे का नाम योसेल शुमाकर था। आगे चलकर नामाक स्टार्क्स उसके बाद अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ इजराइल सेटल हुआ। उसके कुछ सालों बाद आइडा अपने पति और बच्चे योसेल और जीना के साथ इजराइल पहुंचे। नामान स्टार्क्स अपने पत्नी और बेटे शेलोम के साथ जेरूसलम के ऑर्थोडॉक्स जू के सेक्टर मिया शेरिम में रहते। रही बात नामान के दूसरे बेटे ओवेडिया की, तो वो इंग्लैंड सेटल हुआ। आइडा और उसके पति ऑल्टर अपने बच्चों के साथ हॉलैंड रहते। ऑल्टर ने एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में जॉब शुरू की। यह कपल जो फैमिली के साथ इजराइल सेटल हुआ, वह राह आसान न थी उनके लिए। आइडा और ऑल्टर यहां ठीक से सेटल न हो पाए और उन पर डेट चढ़ने लगे।
बच्चों को संभालना आसान न था, इसलिए आइडा और ऑल्टर ने अपने डॉटर जीना को रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हफार हब्बाद भेजा और बेटे योसेल को अपने नाना नानी के पास। आइडा और ऑल्टर ने फाइनेंशियल कंडीशन को स्टेबल करने की कोशिश की, परंतु डेट और बढ़ता रहा। आइडा और ऑल्टर ने दूसरी तरफ पोलैंड में रह रहे दोस्तों से बात की कि इजराइल आकर भूल हुई, या डेट के सिवाय कुछ नहीं। उनके दोस्तों ने भी उन्हें वापस पोलैंड आने की हिदायत दी। पोलैंड जाने की तैयारी आइडा और ऑल्टर ने की, लेकिन इतने आसानी से वे निकले ऐसा शायद नामान स्टार्क्स नहीं चाहते थे। हुआ कुछ ऐसा कि जेरूसलेम आते स्टार्क्स फैमिली का ज्यू प्रति लगाव हद से ज्यादा बढ़ने लगा। इस फैमिली की जान पहचान ऑर्थोडॉक्स ज्यू कम्युनिटी में होने लगी। इस दौरान वो योसेल को भी ज्यू ट्रेडिशन से अवगत कराने लगे। अभी योसेल के साथ अपने ट्रेडिशन को मिस्टर नामाग एंजॉय कर ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि आइडा और ऑल्टर बच्चे के साथ पोलैंड वापस शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे पहले बहाने के तौर पर नामान ने आइडा और ऑल्टर को अकेले पोलैंड जाकर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लाने को कहा, जिस बात पर कपल अग्री भी हुए। वे पोलैंड पहुंचे और यहां सब कुछ उनके फेवर में आने भी लगा। बाय द एंड ऑफ 1959 उनकी फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल हुई। फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होते ही दे वर रेडी टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन योसेल एंड जीना बैक। तो बस आइडा और ऑल्टर जेरूसलेम वापस पहुंचे। जैसे वे घर पहुंचे कि उन्हें बताया गया कि नामान अपने पोते योसेल के साथ बाहर है। आइडा के माता ने कहा कि शेलोम यानी आइडा का भाई कल योसेल को उनके पास पहुंचा देगा। अगले दिन शेलोम आइडा और ऑल्टर के पास पहुंचा तो जरूर, परंतु योसेल के साथ नहीं, एक मैसेज के साथ। और वह मैसेज था कि फादर हैज डिसाइडेड नॉट टू गिव योसेल बैक। तो बस यह शॉर्ट स्टोरी से प्रेजेंट में आए तो बेन गुरियोन ने आइजर हेरेल को साफ साफ बताया कि योसेल को उसके नाना जी द्वारा गायब किए अच्छा खासा समय हो गया है। आइडा और ऑल्टर ने खूब समझाने व बात करने की कोशिश की नामाक स्टार्क से, परंतु ही ब्लंटली सेड नो टू इट। उनका यही मानना था कि वो एक ज्यू रहेगा अंत तक। अगर वो पोलैंड वापस गया तो योसेल के माँ बाप इस बार उसे क्रिश्चियन बनाकर छोड़ेंगे। हालांकि ऐसा इरादा आइडा और ऑल्टर का न था, परंतु बूढ़ा नामाक योसेल को कभी आइडा और ऑल्टर के पास जाने न देगा। यह बात अब पब्लिक हो चुकी थी, जिसकी वजह से सेक्युलर ज्यू और ऑर्थोडॉक्स ज्यू कम्युनिटी के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। तनाव इस हद तक सीरियस था कि प्राइम मिनिस्टर बेन गुरियोन को डर सताने लगा सिविल वॉर का। ऐसा नहीं था कि इजराइल गवर्नमेंट ने नामाक स्टार्क से पूछताछ न की हो। साल 1960 में उनकी कोर्ट में पेशी हुई और उनकी कंप्लेंट आइडा और ऑल्टर ने की। कोर्ट में नामान ने कुछ भी उगलने से मना कर दिया। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल तक भेजा, परंतु जो आदमी साइबेरिया टॉर्चर कैंप में ना टूटा हो, वो यहां कहां टूटने वाला था। दिन रात नामाक स्टार्क की इंटेरोगेशन होती, परंतु नतीजा कुछ भी नहीं। नामाक स्टार्क को छोड़ना पड़ा। इसके बाद अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यू कम्युनिटी से इंटेरोगेशन शुरू हुई। पर आप ही बताइए, क्या वे कुछ बताने वाले थे? या तो कोई अंधा भी कह सकता है कि नामान और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यू कम्युनिटी नेटवर्क के मदद से ही योसेल को गायब किया गया है, परंतु बिना किसी प्रूफ के इतने बड़े सोसाइटी पर आरोप लगाना अपने आप में खतरा था। परंतु खतरा कोई कदम न उठाने में भी था, क्योंकि सेक्युलर ज्यू ऑर्थोडॉक्स ज्यू के आमने सामने हो गए। ऐसे परिस्थिति को टैकल करने के लिए ही मोसाद को बीच में लाया गया। तो बस आइजर हेरेल वाज ऑल सेट टू फाइंड द किड। यह सब इतना आसान होने वाला न था। भला एक बच्चे को पूरी दुनिया में से कहां ढूंढते? मोसाद के लिए मिशन भूसे के ढेर में राय का दाना ढूंढने जैसा था। सबसे पहले आइजर हेरेल ने शबाक हेड आमोस मनोर से मदद मांगी। शबाक हेड ने पहले तो साफ साफ मना कर दिया, यह कहकर कि यह मिशन जो बच्चे को ढूंढना था वह शबाक एजेंसी की ड्यूटी में आता ही नहीं। लेकिन शबाक हेड आमोस और आइजर हेरेल के रिश्ते मजबूत थे। इस बिना पर शबाक हेड ने संभव मदद करने का वादा किया। इसके बाद आइजर हेरेल ने अपने असिस्टेंट के साथ 40 पेस्ट एजेंट्स की सूची बनाई व उन्हें मिशन में शामिल भी किया। इन 40 वेल ट्रेंड एजेंट्स में से कुछ मोसाद से थे, कुछ शबाक से थे, यहां तक कुछ लोकल ऑपरेटिव्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया। इन 40 एजेंट्स ने इजराइल के अलग अलग ऑर्थोडॉक्स ज्यू कम्युनिटी में घुसपैठ करने की कोशिश की, पर उनमें से कुछ एजेंट्स ही सीक्रेटली ऑर्गेनाइजेशन में घुस पाए। उनमें से एक एजेंट के स्टेटमेंट थे कि मानो यह ऑर्गेनाइजेशन सर तक होकर बैठी है। काफी मेहनत और एजेंट्स द्वारा प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स और इंफॉर्मेशन से यह तो फाइनल हो चला था कि योसेल इजराइल में नहीं है। आइजर हेरेल देन केम टू कंक्लूजन कि योसेल को सक्सेसफुली देश से बाहर ले जाया जा चुका है। आइजर हेरेल यहां चिंता में थे कि अगर आउट ऑफ कंट्री योसेल है तो कहां होगा। आइजर हेरेल ने यूरोप को सबसे पहले टारगेट किया।
आपने अंडरकवर एजेंट्स और उनके नेटवर्क्स को यूरोप के अलग अलग जगह पर एक्टिवेट किया। सबसे पहले इंटेल स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर से मिली, परंतु जल्द ही वह इंटेल कोई काम की न थी। फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, इंग्लैंड, साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे अलग अलग जगहों पर एजेंट्स और मोसाद नेटवर्क्स ने मिशन पर काम किया। इस बीच मोसाद चीफ आइजर हरेल का मेन स्टेशन पेरिस था। पेरिस से आइजर एजेंट्स के मूवमेंट और प्रोग्रेस की खबर लेते। हर जगह जहां से भी यह मिशन एक्टिवेटेड था, हर एक जगह से कुछ खास इंफॉर्मेशन आ नहीं रही थी। जो छोटी मोटी इंटेल या इंफॉर्मेशन आते, उसका भी अंत खतरनाक डेड एंड पर होता। कंटिन्यूअस फेलियर्स के बावजूद भी आइजर हरेल हिम्मत हारने को तैयार न थे। उन पर कई एजेंट्स ने मिशन कॉल ऑफ का दबाव दिया, परंतु आइजर कोई कंप्लेंट सुनने के मूड में न थे। शायद उनकी ये पॉजिटिविटी ही जल्द उन्हें एक खतरनाक इंफॉर्मेशन देने वाली थी। यह इंफॉर्मेशन आई थी बेल्जियम में स्टेशन्ड मीर नाम के मोसाद एजेंट द्वारा। इस इंफॉर्मेशन के अनुसार मीर डायमंड मर्चेंट्स के समूह में घुसपैठी करने में सफल हो जाता है। वह समूह ऑर्थोडॉक्स जू कम्युनिटी से थे और वे सभी इज्जिकाल नाम के रैबी को फॉलो करते थे। यह रैबी, जिसका नाम इज्जिकाल था, उसका इन हीरो के व्यापारी के बीच बहुत मान सम्मान था। छोटे छोटे डिस्प्यूट से लेकर बड़े बड़े डिस्प्यूट्स यह व्यापारी कोर्ट नहीं बल्कि इज्जिकाल के पास जाकर सॉल्व करवाते। उन्हीं व्यापारियों में से एक व्यापारी के साथ मीर की अच्छी दोस्ती हो जाती है। बातों बातों में उस व्यापारी ने एक फ्रेंच वुमेन का जिक्र किया। यह फ्रेंच महिला बेहद खूबसूरत व आकर्षक थी। पहले तो वो महिला कैथोलिक थी, परंतु वॉर के समय वो जू में कन्वर्ट हुई। कहते कि हिटलर के चंगुल से उसने कई जू को बचाया था। उस महिला का नाम था मैडलिन फेराली। कहा जाता था कि मैडलिन बेस बदलने में एक्सपर्ट थी। उसके एक नहीं बल्कि अनेक चेहरे थे। बड़े ही आसानी से अपना नाम, पेशा, अप्रोच बदलती। उस महिला का इजराइल भी आना जाना कई दफा हो चुका था। इनफैक्ट मैडलिन का नाम ऑर्थोडॉक्स जू कम्युनिटी में इतना बढ़ गया था कि उसने कई खुफिया गतिविधियों में भाग लिया। ऑर्थोडॉक्स जू कम्युनिटी द्वारा दिए कई मिशंस को उसने सक्सेसफुली खत्म किया। मीर द्वारा इस रिपोर्ट ने अचानक से आइजर हरेल के वाइल्ड इमेजिनेशन को ट्रिगर किया। आइजर हरेल ने सोचा, मैडलिन का कई बार इजराइल आना जाना हुआ है, स्पाई की तरह उसका अप्रोच भी है, कम्युनिटी द्वारा दिए कई मिशंस को सफलतापूर्वक अंजाम भी दिया है। हो ना हो, मैडलिन का योसेल के गायब होने से कुछ लेना देना तो अवश्य है। शायद आइजर गलत भी हो सकते थे, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर वे सही निकले तो मिशन को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। फिर क्या, मोसाद चीफ आइजर हरेल ने अपनी टीम के सभी एजेंट्स और ऑपरेटिव को इस फ्रेंच महिला मैडलिन फेराली के पीछे लगा दिया। छोटी इंफॉर्मेशन से बड़ी इंफॉर्मेशन, सब डिटेल्स आइजर के पास पहुंचे, वैसे ऑर्डर्स एजेंट्स को दिए गए। हुआ भी ऐसा ही। मोसाद के जितने भी एजेंट्स इस मिशन में लगे थे, सारे के सारे हुई मैडलिन इस मिशन में लग गए। कुछ दिन बाद इस मिशन की पूरी रिपोर्ट आइजर हरेल तक पहुंची। उस रिपोर्ट के अनुसार मैडलिन ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट से की। कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपने बॉयफ्रेंड हेनरी से शादी की। इस शादी से उनका एक बेटा भी हुआ। साल 1951 में उनका डिवोर्स भी हुआ। डिवोर्स के कुछ दिन बाद मैडलिन का कांटेक्ट जू कम्युनिटी से हुआ। धीरे धीरे जू के प्रति सम्मान व रुचि बढ़ती गई। इस बीच मैडलिन का प्रेम संबंध एक रैबी से हुआ। वह रैबी इजराइल शिफ्ट होना चाहता था, तो बस मैडलिन अपने बच्चे के साथ शिफ्ट हुई। परंतु यहां भी अपने रिलेशन को मैडलिन संभाल न पाई और इस रिलेशन का अंत हुआ। डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड मैडलिन जेरूसलम के एक्सट्रीमिस्ट जू सर्कल के परिचय में आई। यहां से वो कन्वर्ट भी हुई और अपना नाम मैडलिन फेराली से रुथ बेन डेविड रखा। मोसाद ने यह भी नोट किया कि मैडलिन उर्फ रुथ बेन डेविड फिर फ्रांस लौट आई। यहां वो ज्यादातर रिलीजियस वुमेन इंस्टीट्यूशन में रहती। रुथ बेन डेविड का कोई परमानेंट एड्रेस न था। इमिग्रेशन अथॉरिटी से पता चला कि रुथ बेन डेविड 2 बार इजराइल विजिट कर चुकी थी। इजराइल में उनके बच्चे की पढ़ाई होती। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि दूसरी बार जब वो इजराइल से फ्रांस वापस लौटी, यानी 21 जून 1960, उनके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। पासपोर्ट के अनुसार वो बच्ची रुथ बेन डेविड की बेटी थी। बस यहीं से आइजर हरेल समझ गए कि वो राइट ट्रैक पर है। तुरंत आइजर हरेल ने रुथ बेन डेविड को ढूंढने के ऑर्डर्स मोसाद एजेंट्स को दिए। मोसाद वाज टोटली फोकसिंग ऑन रुथ बेन डेविड और दूसरी तरफ शबाक इंटेलिजेंस इजराइल में रुथ बेन डेविड के बच्चे को ट्रेस कर रही थी। मोसाद किसी के नजर में आए बिना रुथ बेन डेविड को पकड़ना चाहती थी। आफ्टर टेकिंग टाइम, मोसाद केम अप विद प्लान। इस प्लान में कुछ हद तक फ्रेंच इंटेलिजेंस ने मोसाद का साथ दिया।
हुआ था कुछ ऐसा कि फ्रेंच इंटेलिजेंस और मोसाद ने रुथ बेन डेविड के लेटर्स को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। ऐसे ही एक लेटर को इंटरसेप्ट करते पता चला कि मैडलिन और रुथ बेन डेविड और लेंस में उनके एक मकान को बेचना चाहती थी। उस घर के एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी प्रिंटेड थे। तो बस मोसाद ने अपने 2 एजेंट्स का फेक कवर बनाया। उस कवर के अनुसार वे 2 एजेंट्स ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन थे। मोसाद के एजेंट्स ने रुथ बेन डेविड को लेटर लिखते यह ऑफर किया कि वे घर खरीदना चाहते हैं, और वो भी एक्चुअल अमाउंट से दुगने प्राइस पर। आमतौर पर रुथ बेन डेविड जैसी स्मार्ट औरत को समझ जाना चाहिए था कि यह ट्रैप है, लेकिन पैसों के आगे उनका दिमाग क्षीण हो गया। ट्रैप में आने के बाद 2 ऑस्ट्रियन बिजनेसमैन फाइनल डीलिंग के लिए रुथ बेन डेविड से मिलने को कहते हैं। तीनों की मीटिंग एक लोकल रेस्टोरेंट में होती है। उन दोनों बिजनेसमैन का नाम हेर फबर और हेर स्मिथ था। दोनों बिजनेसमैन ने खुलकर यह घर खरीदने की बात कही और कहा कि उनके वकील के आते ही यह डील ऑफिशियल कर देंगे। काफी देर तक वकील के न आने पर उन एजेंट्स में से एक यानी हर फरबर रेस्टोरेंट के टेलीफोन से वकील को कॉल करता है। वकील से बात होने के बाद रुथ बेन डेविड से कहा जाता है कि उनके वकील को अर्जेंट काम आ गया है, डीलिंग के लिए उनके घर वाले ऑफिस जाना पड़ेगा। आगे कॉन्फिडेंस जीतने के लिए यह भी कहा कि डीलिंग आज वह न करना चाहे तो कल भी कर सकते हैं। इतना सब साफ साफ फिशी नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी रुथ बेन डेविड डील के लिए ऑफिस जाने को राजी होती हैं। पता नहीं यह सब क्या था, मोसाद के एजेंट स्मार्ट थे या रुथ बेन डेविड कमजोर या ओवर कॉन्फिडेंट। खैर जो भी हो, तीनों वकील के ऑफिस जाने को निकल पड़े। तीनों उस वकील के ऑफिस हाउस पहुंचते हैं। पहुंचते ही रुथ बेन डेविड चेयर पर बैठती हैं। उसके बैठते ही वकील बोल पड़ा, रुथ बेन डेविड AKA मैडलिन फरल, you are involved in the abduction of Yossel Schumacher. We want the child. यह सुनने के बाद मैडलिन पीछे घूमकर देखती है कि वे दोनों बिजनेसमैन गायब थे। वो समझ गई कि अब वो मोसाद के चंगुल में आ गई है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और यह वकील का सो कॉल्ड हाउस असल में मोसाद का सेफ हाउस था। इनिशियल स्टेज में मैडलिन ने कुछ भी कहने से साफ साफ मना कर दिया, जो एक्सपेक्टेड भी था। वहीं दूसरी तरफ शबाक एजेंसी ने मैडलिन के बेटे एरियल को अपने गिरफ्त में लिया। एरियल मैडलिन की तरफ टफ न था। शबाक हेड अमोस मानोर ने थोड़ा सा प्रेशर डाला और तोते की तरह उसने सब उगल दिया। एरियल के अनुसार उनकी मां मैडलिन इजराइल आई थी। ऑर्थोडॉक्स जू कम्युनिटी और नामाक स्टार्स ने खुद मैडलिन को काम सौंपा था योसेल को इजराइल से निकालने का। मैडलिन ने योसेल का फेक पासपोर्ट बनाया और वह मैडलिन की बेटी बन इजराइल से बाहर निकल गई। उसके बाद वे कहां गए एरियल को भी मालूम नहीं। यह सारी रिपोर्ट तत्कालिक मोसाद के पास पहुंची। मोसाद ने यह बात तुरंत मैडलिन से कही कि उनके बेटे एरियल ने आपकी इन्वॉल्वमेंट इन योसेल अबडक्शन को स्वीकारा है। यह सुनते ही जहां मैडलिन को सब कबूलना था, उसकी जगह वे बोल पड़ी, ही इज नॉट माई सन एनीमोर। यह साफ साफ दिखाता है कि मैडलिन को तोड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था। जो व्यक्ति अपने बेटे को भूलने को तैयार थी, वो क्या योसेल का पता बताती। आइजर एरेल मंजिल के इतने पास आकर भी दूर थे। उन्होंने आखिरी दांव खेलना चाहा। इस बार वे खुद मैडलिन से बात करने वाले थे और उन्होंने ऐसा किया भी। मैडलिन से बात करते आइजर एरेल ने समझाने की कोशिश की कि जिस कम्युनिटी से तुम्हें प्यार है, जिस कम्युनिटी के सो कॉल्ड बचाव के लिए तुम योसेल को उनके माँ बाप से अलग किया है, जिस ज्यू कम्युनिटी के लिए तुम अपने बेटे को छोड़ने के लिए तैयार हो, वह ज्यू कम्युनिटी आज जल रहा है, खतरे में है। आज ऑर्थोडॉक्स ज्यू और सेक्युलर ज्यू आपस में मर कट रहे हैं। इजराइल को उनके दुश्मन नहीं हरा सकते, लेकिन अंदर देश में रह रहे ज्यू एक दूसरे को हरा देंगे। देश को हारने से बचा लो और बता दो हमें कि योसेल कहां है, वरना कल को हमारे ज्यू भाई बहन कट मरेंगे जिसकी जिम्मेदार तुम होगी। कुछ नहीं तो एक मां की तरह सोचो, क्या तुम्हें नींद भी आ पाती अगर कोई तुमसे तुम्हारा बच्चा छीन लेता। इमोशनल टॉक्स के साथ आइजर एरेल ने मैडलिन को अकेले छोड़ा। कुछ देर बाद आइजर एरेल ने फाइनल टाइम योसेल का पता मांगा। अपने सिर को झुकाए मैडलिन आइजर एरेल से पूछती है, क्या आप सचमुच में स्टेट ऑफ इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव हैं? बिना हिचकिचाए आइजर एरेल ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट मैडलिन के सामने रखा। वहां मौजूद सभी मोसाद एजेंट्स शॉक थे। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस तरह से किसी को भी दिखाना अपने आइडेंटिटी को एक्सपोज करना था। इन शॉर्ट पागलपन था। मैडलिन कुछ देर तक न बोल पाई। कुछ देर बाद आंखों में आंसू लिए बोल पड़ी, 126 पेन स्ट्रीट, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, गो गेट हिम।
बिना समय गवाए एड्रेस मोसाद नोट करती है और न्यूयॉर्क में स्टेशन डिप्लोमेट्स को सूचित कर मैडलिन से आइजर हरेल कहते हैं, यू एंड योर सन विल बी फ्री वंस वी गेट द चाइल्ड। 4 जुलाई 1962 उस दिन इजराइल में नेशनल हॉलिडे था, और उसी दिन नेशनल हॉलिडे इसलिए था क्योंकि लॉर्ड एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड होने वाली थी जिसमें योसेल शुमाकर था। पूरा इजराइल जश्न की तैयारी में डूबा था। किसी भी देश के इंटेलिजेंस एजेंसी को इतना प्यार नहीं मिला जितना मोसाद को अपने देश की जनता द्वारा मिला। इजराइल के सबसे बड़े लॉयर में से एक श्लोमो कोहेन जिदोन ने थैंक्स लेटर तक पीएम बेन गुरियन को भेजा, जिसका जवाब बेन गुरियन ने देते हुए कहा कि इस बच्चे को अपने माता पिता तक पहुंचाने का असंभव कार्य हमारे मोसाद एजेंसी ने किया है। यह असंभव कार्य को पूर्ण करने वाले मोसाद चीफ आइजर हरेल पेरिस में स्टेशन थे और वहीं अपनी टीम के साथ इस थकान भरे मिशन के अंत को पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे थे। उनमें से एक एजेंट ने ग्लास रेज कर वन ऑफ द गोल्डन लाइन्स कही। He said, "To the child returned to his fatherland, to the iron-willed man who found him, to the state that knows so well to protect its citizen." और सही भी तो है। धन्य है आइजर हरेल जैसे मोसाद चीफ का, जिन्होंने हिम्मत न हार के मोसाद क्या है उसका पर्चा विश्व समक्ष प्रस्तुत किया। योसेल आगे चलकर इजराइल फोर्स में शामिल होकर इजराइल की सेवा भी की। यह सेवा जवाब था उनके नाना नामाक स्टार्क्स को कि उन्हें गायब न भी किया होता फिर भी उनके माँ बाप योसेल को जू प्रति अपनी सच्ची निष्ठा के संस्कार देते। बात करें रुथ बेन डेविड उर्फ मैडलिन फराले की, तो मोसाद चीफ आइजर हरेल चाहते थे कि वे मोसाद को ज्वाइन करें बिकॉज ऑफ हर एबिलिटीज, और आइजर हरेल बिलीव करते थे कि वो एक अमेजिंग स्पाई बन सकती है। बट ही वॉज टू लेट। रुथ बेन डेविड जेरूसलेम लौटकर अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स जू कम्युनिटी सेवा कर एकाएक गायब हुई। आगे चलकर उनकी शादी अरमान ब्लॉ नाम के रैबी से हुई। तो दोस्तों, यह कहानी थी मोसाद के उस ऑपरेशन की जिसने इजराइल को जलने से बचाया। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।